हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 3 जो विद्युत धारा वाला लेसन है, यहाँ से आपके काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो का पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। आप लोग वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है कि अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में क्या संबंध होता है। ठीक है, अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध। सबसे पहला हमारा टॉपिक यही रहेगा कि अपवाह वेग या बोला जाए अनुगमन वेग बोला जाए, एक ही बात हुई। इसको हम अनुगमन वेग भी कहते हैं। ठीक है, अपवाह अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो विद्युत धारा में संबंध बहुत ध्यान से देखिए। मैं आप लोगों को, ये डेरिवेशन छोटा सा है, लेकिन डेरिवेशन क्या है, कठिन है थोड़ा। ठीक है, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा, जिससे आप लोगों को बिल्कुल एकदम 100% समझ में आ जाएगा। फिर इस डेरिवेशन ये समझ लीजिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बस ध्यान से देखिए इधर जो मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि माना एक चालक है हमारे पास। यहाँ पर मान लेंगे कि माना एक चालक है, माना एक चालक है जिसका क्षेत्रफल a है। ये इतना हम मान लेंगे। क्या मानेंगे कि माना एक चालक है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल a है। हम ये भी मान लेते हैं कि माना चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, क्योंकि चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या को हमने क्या मान लिया, n मान लिया। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, हम यहाँ पर चालक बना देते हैं। ये एक चालक है, ये एक चालक है। ठीक है, ये ऐसे बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये एक चालक है। ठीक है, अब जो है माना एक चालक है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल है। परिच्छेद क्या होता है, ये जो गोलाई होती है इसका क्षेत्रफल क्या है, a है। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि इसमें बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन हैं। बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों को हम किससे दिखाते हैं, माइनस चिन्ह से दिखाते हैं। इसमें बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन हैं। और जैसे ही हम इस चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं, ठीक है, जैसे ही चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं, वैसे ही ये सारे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म वेग से इधर की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, सूक्ष्म वेग से इधर की ओर चलने लगते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि इसको हम जब बैटरी से जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या स्थापित हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसकी दिशा क्या होती है, चालक में इधर से मतलब प्लस से माइनस की ओर होती है, क्योंकि इसको हम बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं और इसको ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है, तो ये वैद्युत क्षेत्र आ जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करते हैं। किस वेग से, सूक्ष्म वेग से, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं। तो ये वीडी वेग से इधर की ओर क्या करने लगे, गति करने लगे। अब चालक कितनी दूरी में गति करेगा, यहाँ से लेकर जितना बड़ा चालक होगा उतनी ही दूरी में गति करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से इसकी दूरी जो है वो क्या है, वीडी ही है। इसकी दूरी को हमने क्या मान लिया, वीडी मान लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गति करेगा तो इसकी पूरी लंबाई जो होगी वीडी ही होगी। तो वीडी इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। ठीक है ना। अब हम ये मान लेते हैं, अब इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करेगा तो हम मान लेते हैं टी समय में क्यू इलेक्ट्रॉन आवेश जो होता है प्रवाहित होता है। हम यहाँ पर मानते हैं, देखिए आप लोग यहाँ लिखेंगे, यदि टी समय में प्रवाहित आवेश, टी समय में प्रवाहित आवेश क्यू हो तो चालक में प्रवाहित धारा, ठीक, हमने ये मान लिया कि टी समय में अगर प्रवाहित आवेश क्यू हो तो चालक में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो धारा का फार्मूला I बराबर होता है Q बाई टी। I बराबर होता है Q बाई टी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1।
ठीक है। अगर उसमें प्रवाहित आवेश टी समय में प्रवाहित आवेश Q हो तो चालक में जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या होगी, I बराबर Q/T। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हम यहाँ पर डेरिवेशन करते हैं, एक लाइन यहाँ पर खींच लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है, ठीक है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है, और चालक का क्षेत्रफल क्या है, a है, और लंबाई क्या है, vd है। तो हम ये मानते हैं कि इसके सिरे से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। कितने सिरे, इसके सिरे से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसकी संख्या हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चालक का आयतन निकालना होगा। तो चालक कैसे है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन यहाँ पर लिखेंगे। चूंकि चालक बेलनाकार है, चालक बेलनाकार है, बेलनाकार है, अतः चालक का आयतन, चालक का आयतन, आयतन, तो आयतन क्या होगा, आयतन है, ये लेते हैं हम, क्षेत्रफल लेते हैं इसका, पाई आर स्क्वायर। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल है, और एच क्या है, उसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई क्या है, वीडी है, और क्षेत्रफल क्या है, ए है, तो ए इंटू वीडी हो जाएगा। ये आयतन जो होगा ये क्या हो जाएगा, ए इंटू वीडी, ठीक है। ये चालक का आयतन होगा। अब जो है हम ये मानते हैं कि मतलब जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, ठीक है। इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की मतलब इस परिच्छेद से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये हमने निकाल लिया कि ये है क्या, चालक का आयतन। अब हम ये निकालते हैं कि इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी कुल संख्या। अतः चालक में, अब यहाँ लिखेंगे, अब चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगी, ठीक है। ये हमने मान रखा जो है कि माना चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ये कैसे है, माना चालक में प्रति एकांक आयतन में, ये कैसे है, प्रति एकांक आयतन में है, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। तो एक छोटे से आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो इस पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा NaVd, ठीक है। यहाँ पर जो हमने माना लिखा है, यहाँ पर आप लोग इतना लिख लीजिएगा कि माना चालक में प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। माना चालक में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इसको प्रति एकांक आयतन में मानेंगे। फिर जब यहाँ हम बेलन का आयतन निकालेंगे तो उस आयतन को हम इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस चालक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो निकल जाएंगे, NaVd इलेक्ट्रॉन है। अब हम निकालते हैं कि अब अतः टी सेकंड में प्रवाहित आवेश, टी सेकंड में प्रवाहित आवेश, चालक में निकालेंगे टी सेकंड में कितना प्रवाहित आवेश होगा, प्रवाहित आवेश, टी सेकंड में प्रवाहित आवेश जो होगा वो कितना होगा, NaVd, आवेश लिखो या इलेक्ट्रॉन लिखो, इसको लिखेंगे प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, टी सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन क्या होगा। अब जब एक सेकंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, एक सेकंड में मतलब एक सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो टी सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, जितना इस चालक में इलेक्ट्रॉन है वो टी सेकंड में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो इसको हम लिखेंगे NaVd, Vd इंटू टी, ठीक है। ये हो जाएगा टी सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd, ठीक। अब जब टी सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है तो कितना आवेश जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम वैद्युत कहते हैं, वैद्युत आवेश जा रहा है। तो अब ये निकालते हैं कि टी सेकंड में कितना प्रवाहित आवेश होगा। तो टी सेकंड में प्रवाहित आवेश, टी सेकंड में यहाँ भी लिख लीजिए प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश। तो टी सेकंड में प्रवाहित आवेश क्या होता है, Q बराबर होता है N इंटू ई, Q बराबर होता है N इंटू ई। तो टी सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, NaVd, ठीक है। तो यहाँ पर N की जगह इसको रख देंगे, तो Q बराबर हो जाएगा NaVd, ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब ले लेते हैं समीकरण 1 से, अतः I बराबर, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः I बराबर क्या होता है, Q/T, समीकरण 1 से लिए हैं। अब Q का मान ये रख देंगे NaVd इंटू T इंटू में E,
और बटे में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और टी से टी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आई बराबर हमें फार्मूला क्या मिलेगा, NaVdE। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं आई बराबर मिलेगा, एक लाइन यहाँ डाल देते हैं, देखिए आई बराबर NaVdE। यही क्या हो जाएगा, विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध, यहाँ लिख देंगे यही विद्युत धारा व अपवाह वेग में संबंध है। यही विद्युत धारा व अपवाह वेग में संबंध है, अपवाह वेग में संबंध है। ठीक, बहुत ही बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको समझाया है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि माना हमारे पास एक चालक है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है, A है। अब चालक में बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे ही हम इसके सिरों पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर एक सूक्ष्म वेग Vd से गति करने लगते हैं। अब इस चालक में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगा, यानी इस चालक की पूरी जो लंबाई होगी, हम मान सकते हैं Vd क्या है, लंबाई है, क्योंकि Vd वेग से जा रहा है तो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक Vd वेग से ही जाएगा, तो इसकी पूरी लंबाई क्या मान लेते हैं, हम Vd मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम ये मानते हैं कि यदि t समय में प्रवाहित आवेश Q है तो चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, I बराबर क्या होता है, Q/T। अब हम ये देख रहे हैं कि चालक जो है ये क्या है, बेलनाकार है, तो पहले हम ये निकालते हैं कि इस बेलन का आयतन क्या होगा। तो आयतन होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं, क्योंकि πr² h होता है तो πr² क्षेत्रफल बन जाता है। ठीक है, बेलन का आयतन जो होता है ये πr² h होता है, तो ये πr² क्या हो गया, क्षेत्रफल होगा, h क्या हो गया, इसकी ऊंचाई या लंबाई हो गई, तो πr² क्षेत्रफल a हो गया और लंबाई क्या होगी, Vd होगी, तो a × Vd। उसके बाद अब चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, अब चूंकि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है, तो कुल आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, NaVd होगी। अब यही इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, NaVd × t होगी। ठीक है, तो अब t सेकंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो कितना आवेश जा रहा है, तो आवेश निकालने के लिए हम निकालते हैं फॉर्मूला Q बराबर N × E, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या गुणे आवेश इलेक्ट्रॉन का। तो कुल संख्या कितनी है, NaVdT है, इसको हमने यहाँ रख दिया और × E कर दिया। अब समीकरण 1 से I बराबर Q/T यहाँ पर हमने लगाया और Q का मान हमने ये वाला रख दिया। ठीक है, उसके बाद T से T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगा I बराबर NaVd × E। ठीक है, NaVd × E, यही क्या है, विद्युत धारा व अपवाह वेग में संबंध है। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाकी अगर स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए अब देखते हैं धारा घनत्व। ठीक है, करंट डेंसिटी, कभी कभी एग्जाम में आता है धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध बताइए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही कि अपवाह वेग और अपवाह वेग व विद्युत धारा में क्या संबंध है, तो ये अपवाह वेग हो गया, ये विद्युत धारा हो गई, ये संबंध हमने निकाल लिया। अब हम लोग ये निकालते हैं कि धारा, पहले ये देखते हैं कि धारा घनत्व क्या है और उसके बाद जो है इसकी डेफिनेशन, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि धारा घनत्व और अपवाह वेग में क्या संबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धारा घनत्व जो है वो क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। तो G बराबर, इसको हम G से प्रदर्शित करते हैं, तो G बराबर होता है I/A। ठीक है, ये धारा घनत्व का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यही से हमने डेफिनेशन बना ली। आप लोगों को डेफिनेशन याद भी नहीं करनी है, अगर आप लोग यहाँ पर अगर फार्मूले को याद रख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग फार्मूले को याद रखते हैं तो इससे आप लोगों को डेफिनेशन याद हो जाएगी। तो फार्मूला याद रखिएगा, J बराबर होता है I/A। अब A क्या है, क्षेत्रफल है, तो अगर A बराबर हम 1 रख दें, 1 का मतलब होता है एकांक। ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा I है ना, अगर हम A बराबर 1 रख देंगे तो J किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, J से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला मिल गया J बराबर I/A। अब क्वेश्चन आता है कि धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध, धारा घनत्व व अपवाह वेग में संबंध, क्या संबंध है ये पूछता है एग्जाम में, अपवाह वेग में संबंध।
ठीक है, अपवाह वेग में संबंध, यहाँ पर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो हम जानते हैं, अभी हमने निकाला, चूंकि I बराबर होता है NAVD इंटू ई, ठीक, अभी हमने निकाला इसमें, ठीक है। तो I बराबर NAVD इंटू ई होता है। अब चूंकि हमें किस में निकालना है, वेग और धारा घनत्व में संबंध निकालना है, तो इस I का मान हम इसमें रख देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से इस समीकरण में हम मान रखेंगे, तो J बराबर I की वैल्यू क्या है, NAVD E, और अपान में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर क्या मिलेगा, NEVD, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध, ठीक है। यही क्या है, अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध है, बिल्कुल आसान है। जो फॉर्मूला हमने यहाँ ड्राइव किया कि मतलब अपवाह वेग और विद्युत धारा में जो संबंध है I बराबर NAVDE, इसी से लेकर हमने इसका मान I का मान उठा के इस धारा घनत्व में रख दिया, तो हमें धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे यही अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध है, यही धारा घनत्व में, यही अपवाह वेग व धारा घनत्व में संबंध है, ठीक। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के इस क्लास में 2 या 3 नंबर के 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। अब आप लोग इतना इधर वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर वाला तो आपने लिया ही होगा, ठीक है ना, इधर वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं और जो भी इस लेसन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए अब देखते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब की बार इसकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है 2025 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा कि अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए, ठीक है। हमें ओम के नियम की उत्पत्ति करना है अपवाह वेग के आधार पर। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, मानेंगे कि माना एक चालक है, ठीक है, माना आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर केवल फिगर बना रहा हूँ। मान लेते हैं कि माना एक चालक है, ऐसे एक चालक बना लेंगे, माना एक चालक है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल A है, इसका परिच्छेद क्षेत्रफल क्या मान लेंगे, A। ये जो परिच्छेद क्षेत्रफल होता है गोलाई, ये क्या है, A है। हम मान लेते हैं चालक की लंबाई जो है वो क्या है, L है, इस चालक की लंबाई L है। अब चालक में बहुत अधिक संख्या में क्या है, मान लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे हैं, ठीक है। अब जैसे ही अभी लास्ट डेरिवेशन में हमने आपको बताया था कि जैसे ही हम चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चालक के सिरों पर हम विभवांतर लगाएंगे, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, बस विभवांतर स्थापित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक बैटरी हम लगा देते हैं, अब यहाँ पर क्या स्थापित हो गया, विभवांतर स्थापित हो गया, V वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ इस दिशा में, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र E जो उत्पन्न हुआ इस दिशा में, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन इधर की ओर एक सूक्ष्म वेग यानी अपवाह वेग VD से इधर की ओर चलने लगते हैं, VD वेग से इधर की ओर क्या करते हैं, चलने लगते हैं। अभी लास्ट डेरिवेशन में भी हमने इसको देखा था, ठीक है। अब जो है VD वेग से इधर की ओर चलने लगे, तो इस सूक्ष्म वेग से जब इधर की ओर चलने लगे तो क्या प्राप्त हुई, धारा प्राप्त हुई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपवाह वेग व विद्युत धारा में संबंध के अनुसार, लिखेंगे अपवाह या अपवाह वेग के कारण, ऐसे लिख लेते हैं, अपवाह वेग के कारण धारा, अपवाह वेग के कारण धारा क्या होगी। अभी हमने अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध निकाला, क्या था संबंध, I बराबर NAVDE, ठीक है, NAVDE, यही होता है अपवाह वेग के कारण धारा। तो I बराबर NAVDE हो गया, ठीक है। अब चूंकि अपवाह वेग का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं कि अपवाह वेग VD बराबर होता है, लास्ट क्लास में हमने इसको देखा था, क्या होता है, EE/m अपान में EE/m इंटू टाउ, जहाँ टाउ क्या है, श्रांतिकाल है, यहाँ लिख लेंगे, जहाँ टाउ श्रांतिकाल है,
जहाँ टाउ श्रांतिकाल है। श्रांतिकाल क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि क्रमागत दो टक्करों के बीच का जो औसत समय अंतराल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, श्रांतिकाल। ठीक, समय अंतराल को ही क्या बोला जाता है, औसत समय अंतराल को श्रांतिकाल कहा जाता है। तो इसको हमने क्या मान लिया, टाउ है। तो वी बराबर ई/m इंटू टाउ। अब इसका मान उठा के हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख देते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से मान, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो वी बराबर ई/m इंटू टाउ। तो यहाँ से मान रखेंगे तो आई बराबर क्या मिलेगा, आई बराबर मिलेगा NA। वी की जगह हम रखेंगे ई/m इंटू टाउ। तो ई/m और इंटू टाउ, और गुणे में क्या रहेगा, ई भी रहेगा, क्योंकि यहाँ ई भी है। तो वी का मान हमने ये वाला रख दिया, ये इतना वी का मान है और इंटू ई हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो इसका हम गुणा कराएंगे तो आई बराबर हमें मिलेगा n, इसका गुणा कराएंगे ई स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा NE स्क्वायर ए टाउ इंटू ई और बटे m। ठीक है, इसको हमने गुणा करा के लिख दिया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम ई का मान रखते हैं। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है विभवांतर बटे दूरी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे दूरी। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। मीटर किसका मात्रक है, दूरी का। तो ई बराबर होता है V/L। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ई बराबर होता है V/L, जहाँ V क्या है, चालक के सिरों का विभवांतर है, और L क्या है, चालक की लंबाई है। तो E का मान हम यहाँ से रख देते हैं। तो I बराबर हमें मिलेगा NE स्क्वायर ए टाउ इंटू V बटे M, तो पहले से है, और V/L, तो यहाँ L भी आ जाएगा। ठीक है, अब जो है V को हम इधर कर लेते हैं, I बराबर I बटे V हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, NE स्क्वायर ए टाउ अपान में M इंटू L। अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, N क्या है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। A क्या है, इस चालक का क्षेत्रफल है। टाउ क्या है, श्रांतिकाल है। M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। L क्या है, इस चालक की लंबाई है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इस समय के लिए ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। A भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है इस समय के लिए। तो ये सब कांस्टेंट है, और ये सब किसके बराबर है, R के बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन डाल के लिखेंगे यहाँ पर। पहले तो एक काम करते हैं, इसको हम पलट देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला प्रतिरोध का जो होता है वो होता है R बराबर V/I। ठीक है, R बराबर होता है V/I। तो V को ऊपर रखना है, I को नीचे रखना है। तो इसको हम पलट देते हैं, पलटी ऐसे मारेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ये हो जाएगा V/I बराबर में mL/NE स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम ये कहता है कि दिए गए ताप पर, या हम निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, निश्चित ताप पर। तो समानुपाती का साइन हटता है तो एक नियतांक आता है R। तो उसी नियतांक का ये मान है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दिए गए ताप पर, दिए गए ताप पर, दिए गए ताप पर mL/NE स्क्वायर ए टाउ बराबर क्या है, R, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। चालक का क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक, अब इतना जब R के बराबर हो गया तो भी अतः हम लिखेंगे कि V/I बराबर क्या हो गया, V/I बराबर हमें मिल गया R, जहाँ R क्या है, जहाँ R चालक का प्रतिरोध है। R बराबर mL/NE स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, ये क्या है, R बराबर इतना है, चालक का प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। बस यहीं से हमें R का एक मतलब ये प्रतिरोध जो होता है इसका एक नया फार्मूला मिल गया हमें, और हमने क्या स्थापित कर दिया, अपोहा वेग के आधार पर, या अपोहा वेग का फार्मूला लिया हमने, अपोहा वेग के आधार पर हमने ओम के नियम की व्युत्पत्ति कर दी। ठीक है ना, बहुत ही आसान डेरिवेशन है।
तो कठिन नहीं है, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने आपको बताया। सबसे पहले अपवाह वेग व विद्युत धारा में संबंध, दूसरा हमने बताया अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध, और तीसरा डेरिवेशन हमने क्या किया कि अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इन तीनों में से तो एक क्वेश्चन पक्का है आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आपको लगा कि हमने कुछ आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।